हेलो एवरीवन, अरुण पांचाल दिस साइड। वेलकम टू क्यूएपी क्वांट बाय अरुण पांचाल। तो गाइस ये आपका सेट दिया हुआ है आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा नंबर्स का नंबर सिस्टम का थोड़ा सा पार्ट है, लाइक एलसीएम एचसीएफ, ठीक। और नेचुरल नंबर्स, इवन ऑड व्हाटएवर जो भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। एक बार इसको देख लेंगे। तो आई मीन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एलसीएम, व्हाट इज एचसीएफ, व्हाट इज द रूट हाउ टू फाइंड द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप इस सेट को कर सकते हैं, ठीक। तो आई विल सजेस्ट यू, पहले आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, है ना। मॉडरेट सेट है, ठीक। अगर एसबीआई या आईबीपीएस क्यू लेवल की बात करो, इट्स मॉडरेट सेट, ठीक है। और ऐसे ही सेट आपके क्लर्क्स में भी मिलेंगे आपको, ठीक। तो एक बार आप इसको खुद से ट्राई करिए, ठीक। उसके बाद अगर कहीं डिफिकल्टी आपको महसूस होती है तो तब जाके आप इसका वीडियो सोल्यूशन देखिए, ठीक। तो जो स्टूडेंट्स हिंदी वाले हैं, एक बार प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आज इसको इंग्लिश में क्वेश्चन लेंगे आपको, ठीक है। 5 सेकंड का मैं आपको पॉज दे रहा हूँ। चलिए तो आ जाइए, एक बार इस सेट को देख लेते हैं क्या क्या इस सेट के अंदर आपका दिया हुआ है, ठीक। द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ जेड एंड वाई गिवन बिलो, ठीक है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी दी हुई है जेड और वाई, ठीक। दिस इज 2z² माइनस p प्लस 1 गुण z प्लस क्यू। सेकेंड है y² माइनस ry प्लस क्यू, ठीक है। अब इन दोनों में देखो कुछ आपके वेरिएबल्स दिए हुए, लाइक p q और r आपका दिया हुआ है। ये नोट्स आपके दिए हुए हैं, आई थिंक इस नोट की हेल्प से आपकी क्या वैल्यूज निकल पा रही है क्या नहीं है, एक बार देख लेते हैं। The LCM of the root of the equation 1 is 10 while their HCF is a by 2, ठीक। जो इक्वेशन 1 है उसके रूट्स का आपको LCM दे दिया है 10 और HCF आपको दे दिया है a by 2, ठीक। पहली इक्वेशन के रूट्स का। अब a की वैल्यू मुझे नहीं पता है, ठीक है। r इज ए नेचुरल नंबर दैट इज लेस देन p, ना मुझे r पता ना मुझे p पता, बट एक रेस्ट्रिक्शन मुझे दे दी है कि r की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी लेस देन p, और ऑल्सो r इज अ नेचुरल नंबर, while HCF of k and k plus 1 is a, where k is a natural number। देखो ये एक इम्पॉर्टेंट आपका थोड़ा सा स्टेटमेंट था। देखो LCM of k plus 1 where k is a natural number, मुझे पता है k और k plus 1 कोई भी नंबर्स होंगे, बट वो क्या होंगे, तो दोनों के दोनों आपके कॉन्जिक्यूटिव होंगे। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कोई भी पेयर ले लो, लाइक 2 3, है ना, लाइक 3 4, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर आपका होगा ही नहीं एक्सेप्ट 1। दैट मींस इनका एचसीएफ, कोई भी कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो उनका एचसीएफ आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसने डायरेक्टली ये नहीं बोला को प्राइम से, है ना, इसने इनडायरेक्ट वे में दे दिया कॉन्जुगेटिव। तो जो भी कॉन्जुगेटिव पेयर्स आपका होगा उसमें कभी भी कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है आपका एक्सेप्ट 1। तो दैट मींस एनी कॉन्जुगेटिव पेयर of, है ना, it gives you HCF is 1, ठीक। तो यहां से मुझे पता चल गया कि a की वैल्यू यानी दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स k और k प्लस 1, k की कोई भी वैल्यू हो वो फर्क नहीं पड़ता, एक a की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी दैट मींस उनका HCF किसके इक्वल होगा 1। तो यहाँ पर मुझे रूट्स का पहली इक्वेशन के जो रूट्स थे उसका HCF मुझे दिया होता है a by 2, यहाँ भी मुझे HCF यहाँ पर पता चल गया, ठीक। अब देखो पहली इक्वेशन के रूट्स का एलसीएम भी पता है आपको, एचसीएफ भी पता है, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, दैट इज एलसीएम इनटू एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ, आई मीन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो दो नंबर्स है उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है, उन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन यानी दो नंबर्स क्या है, पहली इक्वेशन के रूट्स का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो दैट मींस मैं लिख सकता हूँ कि सीधा दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम आपका 10 है ना, एचसीएफ आपका 1/2 दिया हुआ है, तो पहली इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास आ जाएंगे 10 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 5। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकलते हैं किसी इक्वेशन के, अगर ये कांस्टेंट टर्म है
है ना, यहाँ पे जेड स्क्वायर कोफिशिएंट दैट इज सी ओवर ए शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सी है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, दैट इज क्यू, क्यू ओवर टू आप ले लो, तो क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 5 इंटू टू कितना आ जाएगा मेरे पास 10 आ जाएगा। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। स्ट्रेट आपका रिलेशन है, अगर आपको एलसीएम एचसीएफ के बारे में नॉलेज है तो आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ठीक, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब लास्ट इंफॉर्मेशन क्या थी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन वन माइनस सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन वन इज ए बाय टू। तो अभी अभी आपने निकाला है प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन वन, वो कितना आया था मेरे पास, दैट इज 5, 5 माइनस सम ऑफ रूट इक्वेशन का फर्स्ट के बारे में बोल रहा है, इज इक्वल टू ए बाई टू। ए बाई टू का मतलब कितना हो गया, दैट इज 1/2 यानी 0.5, जैसे मर्जी आप ले लो, है ना। तो सम आ जाएगा मेरे पास, सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन दैट इज 5 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल टू 4. ठीक, सम ऑफ रूट भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया। अब सम ऑफ रूट क्या होता है किसी भी इक्वेशन का, दैट इज माइनस बी ओवर ए। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, है ना, मैं एक बार लिख देता हूँ, दैट इज माइनस माइनस प्लस p प्लस वन मुझे दिया हुआ है। ठीक, p प्लस वन ओवर टू दैट इज कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास 4.5 के इक्वल आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस दैट इज p प्लस वन इज इक्वल टू 4.5 इंटू टू 9। p की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आ गई गाइस, 8 निकल कर आ जाएगी। अब देखो q भी आ गया और मेरे पास p भी आ गया, तो पहले इक्वेशन के जो वेरिएबल्स थे अननोन p और q दोनों निकल गए। तो इजीली मैं पहली इक्वेशन से रिलेटेड जो भी रूट्स है वो मैं आपका निकाल सकता हूँ। ठीक, तो पहली इक्वेशन पे भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं, है ना, दैट इज 2z स्क्वायर माइनस p प्लस वन, p प्लस वन मेरे पास 9 था, प्रोडक्ट ऑफ रूट 9z प्लस एंड में मुझे क्या दिया हुआ था, दैट इज q की वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ, आपके पास 10 दिया हुआ। ठीक है, तो 10 ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक, सिंपल से फैक्टर होंगे, बहुत बड़े नंबर्स तो है नहीं, कई बार आपने ये मैंने रिपीटेड फैक्टर्स किए होंगे। 10 इंटू टू कितना है 20, 20 को दो पार्ट में आपका स्प्लिट करना है जिसका सम आना चाहिए 9, दैट इज 5 एंड 4। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर है उसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो फाइनल रूट मेरे पास आ गया, दैट इज 2.5 एंड 2। ठीक है, ये आई होप ये प्रोसेस जो मैं कर रहा हूँ दैट इज, है ना, ये आपको क्लियर होगा 20। ठीक है, एक बार मैं और चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ, दैट इज 2z स्क्वायर 10 टू 20 था, 20 के फैक्टर किए दैट इज 4z और माइनस 5z प्लस 10 इक्वल टू 0। 2z मैंने कॉमन लिया दैट इज z माइनस 2। ओके, और यहाँ पर फिर 5 मैंने कॉमन लिया अगेन दैट इज z माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज 2z माइनस 5 और z माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा 0। z की वैल्यू आ जाएगी 5/2 यानी दैट इज 2.5 और z मेरे पास कितना आ जाएगा 2। ठीक, तो पहली इक्वेशन से जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी रूट्स की वो मैंने निकाल दी। ठीक, अब आप नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड इक्वेशन मुझे क्या दिया हुआ है, सेकंड इक्वेशन इज y स्क्वायर माइनस ry प्लस q एंड r इज ए नेचुरल नंबर एंड द रूट ऑफ बोथ द इक्वेशंस आर रियल। देखो रियल का मतलब क्या हो गया, जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अगर ये 0 से कम आता है दैट मींस वैल्यू जो होती है अंडर रूट में आ जाती है ना, अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू मुझे क्या देगी, दैट इज इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा जब भी रूट्स है मेरे पास रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप देखो कि सेकंड इक्वेशन है मेरे पास, मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। सेकंड इक्वेशन है दैट इज y स्क्वायर माइनस ry प्लस कितना दिया हुआ था, आई थिंक q था, q की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ दैट इज इक्वल टू 10। ठीक, प्लस 10 इक्वल टू 0 और एक रेस्ट्रिक्शन और ध्यान रखिए, r शुड बी लेस देन। ठीक है, r की जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी p से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यानी p यानी r शुड बी लेस देन 8। ठीक है, अब आप देखो जैसे मर्जी इसको डील करो, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, दैट इज 10 इंटू 1, है ना। अब आप देखो अगर इसके रूट्स रियल हैं आपके पास, समझना, अगर इसके रूट्स रियल है तो दैट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। यानी b मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पर r स्क्वायर एंड दैट मींस r स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ac। a यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर
दैट इज 4 into 1, c यहाँ पर क्या है जो कांस्टेंट वैल्यू दैट इज इक्वल टू 10। अब आर स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 मुझे दिया हुआ। आर इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, आर आपका क्या दिया हुआ है, एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है। अब आप खुद देखो कि किस एक नेचुरल नंबर का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ जो 40 या 40 से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो 40 या 40 से ज्यादा किस नंबर का स्क्वायर होता है, आपके पास 7 का स्क्वायर होता है। पहला नंबर तो 7 ही है। सपोज मैं अगर इसको 6 ले रहा हूँ, ठीक है, मैं 6 क्यों नहीं ले रहा, दैट इज 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर क्या देगा, 36। तो 36 तो आपका 40 से ज्यादा है नहीं, तो दैट मीन्स 7, 7 इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ आर। आर अगर मैं 7 रखता हूँ तो दैट मीन्स 7 का स्क्वायर करूंगा तो वो मुझे क्या देगा, 49। हाँ, मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज 49 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, सॉरी दैट इज ग्रेटर देन 40 36, ठीक। अब आर की पहली वैल्यू 7 है, अगर आर में 8 भी रखूंगा तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। बट यहाँ पे आपको एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया है। क्या रिस्ट्रिक्शन दे दिया है, आर जो है आपका पी से क्या होना चाहिए, कम, दैट मीन्स आर आपका 8 से कम होना चाहिए। तो ए की वैल्यू आपकी क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स आर शुड बी 7, एक सिंगल वैल्यू आपका सेटिस्फाई। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रियल रूट जब होते हैं तो आपका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो ये तो नंबर्स इजी थे। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट और देखो, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस आर वाई प्लस 10 आर, ठीक है। दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या आना चाहिए, दैट इज 10। अब खुद देखो 10 के फैक्टर्स क्या क्या दें, क्या क्या होना चाहिए आपके पास, दैट इज 1 into 10, है ना। या तो ये दो रूट होंगे, या आप देखो दैट इज अगेन दैट इज 2 into 5, यही तो एक पॉसिबिलिटी बनी। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 10 का प्रोडक्ट करता हूँ यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट में लिखता हूँ तो या तो इसके रूट 1 और 10 होंगे, है ना। तो सम ऑफ रूट कितना होगा 11, या रूट 2 और 5 होंगे, रूट कितने हो गए, सम ऑफ रूट कितना हो गया 7। दैट मींस या तो r की वैल्यू दैट इज द सम ऑफ रूट, दैट इज r ओवर 1। तो r की जो वैल्यू होगी या तो 11 होगी या 7 होगी, है ना। बट r का रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ था ना यहाँ पे कि r शुड बी लेस देन 8, तो 11 तो मैं लूंगा नहीं, दैट मींस यहाँ पर मेरा 7 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर जब आपके रूट्स इसके क्या होंगे, आपके नेचुरल नंबर्स होंगे, इंटीग्रल वैल्यूज होंगे, तो सिंपल सेटिस्फाई कर रहे हैं। इजी नंबर से तो मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे भी सोच सकता था, ठीक। तो बात नंबर्स की इजी की नहीं है, आपको नॉर्मल पता होना चाहिए, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। तो सेकंड इक्वेशन का भी मेरे पास हो गया, आर की वैल्यू गाइस मेरे पास आ गई है। देखो थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज करके लिख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। आर की वैल्यू कितनी आई थी, दैट इज 7, क्यू हमने निकाल लिया दैट इज 10, और नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, पी, पी दैट इज 8, ठीक है। पहली इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स आपके पास है 2 and 2.5, ठीक। सेकेंड इक्वेशन के रूट्स है 2 और 5, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन का रूट है दैट इज 2 और, आई होप गाइस ये आपको क्लियर होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन आ जाइए इसके। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द 3p plus 2q minus 4, दैट इज सिंपल कैलकुलेशन। 3 into p, p का वैल्यू 8, 8 ही था ना, एक बार चेक कर लो यार, नंबर्स इधर उधर ना हो जाए आपके पास। 8, ओके, तो p का वैल्यू आपके पास 8 है, दैट इज 3 into 8 plus 2q, q is 10 minus 4 times of 7, ठीक है। 8 के 24 दैट इज 24, और ये आ गया 20 माइनस 4 7 28, 20 में से 8 गया यानी माइनस का 8, 24 माइनस 8 दैट इज 16। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो इसमें यही सेट में इंपॉर्टेंट था कि डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट और आपका एलसीएम और एचसीएफ वाला पार्ट, है ना। दो 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 कॉन्जुगेटिव का इसने इनडायरेक्टली दे दिया था ना आपको, के प्लस 1 का एचसीएफ दैट इज a by 2, that it is proper understood कि the two consecutive integers always gives you HCF is 1, ओके। चलिए तो नेक्स्ट आप आ जाइए, नेक्स्ट क्या क्या दिया हुआ है इसमें। तो जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर डेफिनेटली ट्रू, ओके। सो वन रूट ऑफ द बोथ द इक्वेशन इज इक्वल, दोनों इक्वेशन का एक रूट क्या होना चाहिए, सेम। पहले इक्वेशन का 2 और 2.5 है, सेकेंड इक्वेशन का 2 और 5 है, दैट मींस दैट इज ओके, है ना, ट्रू है। दोनों इक्वेशन का 2 2 एक रूट है जो सेम आ रहा है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन इज राइट। आर इज अ प्राइम नंबर, आर की वैल्यू कितनी आई थी, आर की वैल्यू आई थिंक 8,
सॉरी सेवेंथ आर की वैल्यू, यस आर इज ए प्राइम नंबर, तो ये भी स्टेटमेंट आपके पास क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आप आ जाओ, क्या बोल रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑन एडिंग 4 टू आर प्लस ट्वाइस द लार्जर रूट ऑफ द इक्वेशन 1 दैट रिजल्टिंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, 4 मुझे ऐड करना है किसमें, आर की वैल्यू में, आर की वैल्यू थी 7 प्लस ट्वाइस द लार्जर रूट ऑफ द इक्वेशन 1, लार्जर रूट ऑफ द इक्वेशन 1 that is 2 point, that is 2.5, ठीक है 2.5 twice, that is 2i's of 2.5 यानी ढाई इंटू टू, 2.2 that is 5, 7 प्लस 12, 12 चौक 48, नहीं प्लस नहीं, आपको क्या करना है ऐड, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं ऐड करना है ना, ऑन एडिंग 4 टू, अच्छा ठीक है 7 प्लस 5 12 प्लस 4 that is 16, resulting number is a perfect square, again this statement is correct. Okay, so answer of this question, all three, that is option number C. Okay, so I hope this is clear to you, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट को क्या बोल रहे हैं, तो गाइस ये आपका नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है, 3 सेट का क्वेश्चन है, ठीक है अच्छा है, बट मे बी हो सकता है शायद ज्यादा वेरिएबल्स आपको फील हो, ठीक है। द मोटिव इज टू नो टेल यू अबाउट द प्राइम, सॉरी द परफेक्ट नंबर्स, ठीक है, और कुछ फैक्टर्स के बारे में, है ना, बहुत अच्छे से इसमें क्वेश्चंस पूछे हैं और इसमें दिए हैं, ठीक। तो देखो ये कुछ ऐसे सेट्स हैं, अगर आपको देखो फैक्ट्स पता है, प्रॉपर नॉलेज है, व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फैक्टर्स, व्हाट इज प्राइम नंबर से आपका परफेक्ट नंबर, तो आप इस सेट को इजीली कर पाओगे। अगर उसको बेसिक फैक्ट ही नहीं पता, बेसिक नॉलेज नहीं पता, तो वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक। तो चलिए एक बार क्या क्या इस सेट में दिया हुआ है हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक। दो सीरीज आपकी दी हुई है, the two number series numbered as 1 and 2 given below follows a certain pattern, यानी इक्वल नहीं हो सकता, हो भी सकता है, बट देखते हैं चलो। दो सीरीज आपकी है, बहुत सारे वेरिएबल्स दिए हुए, सीरीज 1 एंड सीरीज 2, ठीक है। इंफॉर्मेशन एक बार देख लो, ऑल गिवन वेरिएबल्स आर नेचुरल नंबर्स, ओके, एंड ऑल टर्म्स इन बोथ द सीरीज इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सारी टर्म्स जो आएंगी ना, सॉरी टर्म्स नहीं, ऑल वेरिएबल्स आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और जो सारी टर्म्स आपके पास आने वाली है वो क्या है, दैट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर बोथ द सीरीज, ओके, ऑल टर्म्स इन बोथ द सीरीज, दैट इज सिंपल। सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन वन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन सेकंड टर्म एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें भी आपका ऐसे ही। सेकंड पॉइंट आ जाओ, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है आपका, the sum of the total factors of y is 2y, that is the important part of this set, and m has exactly 4 distinct factors out of which one is 26, okay. Now the third term of both the series is same, third term of both the series 1 2 3, that is 20, that is 2, okay, and e is one root of the equation in form of n in k, that is okay, ठीक। अब देखो कि हाउ टू कैलकुलेट द वेरिएबल्स, ठीक। धीरे धीरे एक एक जो भी वेरिएबल्स निकल रहे हैं हम उसको निकाल दें। देखो पहला पॉइंट क्या है, द सम ऑफ द टोटल नंबर्स और टोटल फैक्टर्स ऑफ y इज dy। ये बोल रहा है y एक नंबर है, उसके जो टोटल फैक्टर्स आ रहे हैं, है ना, उसका जो सम आ रहा है दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो गाइस ये उसी केस में पॉसिबल होता है व्हेन द नंबर इज ए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर वो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनके सारे फैक्टर्स का सम उस नंबर के ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि परफेक्ट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसका सम ऑफ फैक्टर, उस नंबर के आप जो भी फैक्टर करोगे आप उसका सम करोगे ना, तो वो नंबर का क्या आ सकता है, नंबर का क्या आएगा, उस नंबर का ट्वाइस आएगा, ठीक। समझो इसको, देखो पहला परफेक्ट नंबर होता है मेरे पास 6 के सारे फैक्टर करो, दैट इज 1, that is 2, that is 3 और that is 6, okay, 1 2 3 6। अब इन सारे फैक्टर्स का जो सम होना चाहिए दैट शुड बी ट्वाइस ऑफ 6, ऐड कर लो, दैट इज 6 3 कितना हुआ 9, 9 और 2 11 और एक कितना हुआ 12, आ गया सम ऑफ फैक्टर दैट इज 12। दिस इज योर नंबर एंड दिस इज योर सम ऑफ इट्स फैक्टर्स which is twice of the, ठीक। तो अब आप ये ध्यान रखिएगा, पहला परफेक्ट नंबर होता है मेरे पास 6, सेकंड कितना आ जाएगा 28, थर्ड आपका 496, आगे 8000 के समथिंग एक नंबर होता है, वो तो मुझे भी नहीं पता, 8000 समथिंग होता है, ठीक है, शायद इतनी आपको कभी जरूरत पड़ेगा।
देखो 6 का आपका कैलकुलेट के लिए एक बार 28 का समझने के लिए कर लो। 28 के जो भी सम ऑफ फैक्टर्स आएंगे, ऑल सम ऑफ ऑल फैक्टर्स दैट शुड बी सम ऑफ ऑल फैक्टर्स दैट शुड बी डबल ऑफ 28। ठीक है, एक चेक करो, 1 है इसका फैक्टर, 1 तो सबका ही होता है, 2 भी हो गया। ठीक है, 3 तो नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 4 के बाद ये आएगा 7 पे, 7 के बाद 14, 14 के बाद कितना आएगा 28। ठीक है, और 28 और 14 42, 42 सात 49, 49 for 53 और 55 और ये कितना हुआ 56। तो इसका सम अगर मैंने किया फैक्टर्स का दैट इज इक्वल टू 56। ठीक, तो ध्यान रखिएगा आपके जो जो नंबर्स होते हैं परफेक्ट नंबर्स, जिनका सम ऑफ फैक्टर्स नंबर का दुगना यानी डबल हो जाता है। ठीक, तो y से क्या रिलेटेड इंफॉर्मेशन था, दैट इज y, दैट मींस y इज ए परफेक्ट नंबर। ठीक है, y की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, दैट इज 6 और 28। बट ये और ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि जो सेकंड टर्म होगी दैट शुड बी लेस देन 20। ठीक है, 2y minus 1 शुड बी, दैट शुड बी लेस देन 20। देखो y इज अ परफेक्ट नंबर, 6 ले सकता हूँ, 28 ले सकता हूँ। अगर मैंने y को 6 रखा दैट इज 6 into 2 12, 12 minus 1 11, 11 is less than 20, सेटिस्फाई आपका कर। अगर आप y28 लेते हो तो ऑब्वियसली यह ज्यादा आ रहा है, दैट इज 28 into 2 minus 1, दैट इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, तो ये तो पॉसिबिलिटी मेरे पास खत्म हो गई। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में इसने y का वैल्यू दे दिया था, y इज इक्वल टू 6। ओके, चलिए तो एक बार नेक्स्ट पेज पे मैं इसकी वैल्यूज लिख देता हूँ यार, है ना। सीरीज 1 से क्या रिलेटेड है आपका, जो भी टर्म्स मेरी निकलती जा रही है वो मैं लिख देता हूँ, दैट इज सीरीज 1 और दैट इज सीरीज 2। इसकी एक टर्म आई थी, इसकी एक टर्म थी 11, है ना, सेकेंड टर्म था, ध्यान रखिएगा। और थर्ड टर्म मेरे पास इसकी कितनी दी हुई थी 20। ठीक, ये सारी इंफॉर्मेशन अपने को पता है। ठीक है, और गाइज एक मिनट थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, है ना, और शायद इसकी जरूरत नहीं है, सम ऑफ फैक्टर्स परफेक्ट नंबर वाला कॉन्सेप्ट समझ गए। यार सारा ही रब कर देते हैं एक बार। चलिए, तो यहाँ पर मैं इसको निकाल चुका था, यहाँ पर मेरे पास कितना आया था, दैट इज 11, दैट इज 20। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि भाई m हैज एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आउट ऑफ व्हिच वन इज 26। ठीक, अब m मेरे पास, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है समझने के लिए। ठीक है, m के पास, m एक कोई मेरे पास नंबर है जिसके 4 फैक्टर्स। ठीक है, उसमें से इस m का एक फैक्टर दिया हुआ है दैट इज 26। अब वो एक फैक्टर कौन सा है, हो सकता है आई मीन वो नंबर इटसेल्फ है या कोई और फैक्टर है, वो एक बार देख लेते हैं। देखो m इज अ नंबर, एनी नंबर जिसका कोई 4 फैक्टर है, उसमें से एक फैक्टर 26 है। अब देखो कोई भी अगर आप नंबर लेते हो, 1 लेते हो, आई मीन कोई भी नंबर लेते हो, उसका 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, और नंबर इटसेल्फ यानी नंबर इटसेल्फ उसका खुद का फैक्टर वो होता है। अब m एक नंबर ऐसा है जिसके 4 फैक्टर है, यानी इसका फैक्टर 1 तो होगा, और m इटसेल्फ खुद भी होगा ही होगा, बीच में आपके कोई 2 फैक्टर होंगे। अब ये बोल रहा है 26 है इस m का कोई फैक्टर। आप खुद देखो, देखो 26 के भी अगर मैं दोबारा फैक्टर कर रहा हूँ, 26 का ऑलरेडी फैक्टर होंगे ना आपके पास, दैट इज व्हाट, दैट इज स्प्लिट करो, दैट इज 2 into 13। ठीक है, अब 26 के ही आप देखो खुद ही 4 फैक्टर आए इसके, देखो 213 तो है, अगर 26 के फैक्टर की बात करोगे 1 आएगा, 1 तो होगा ही होगा, 26 इटसेल्फ होगा ही होगा, और 2 भी आ रहा है आपके सामने, और दैट इज 13 भी आ रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसने इनडायरेक्टली आपको m का वैल्यू ही दे दिया था। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन गाइस, कि एक नंबर उसने बोला है m which have exactly 4 factors out of which one of the factor is 26, एक फैक्टर उसका 26 है, 26 के आप फैक्टर करो ना, दैट इज 2, दैट इज 13, और ये दो तो आई मीन होंगे, और 1 तो सबका ही होता है, 1 2 13, और 26 वो खुद अपना फैक्टर होगा। दैट मीन्स यही एक ऐसा नंबर है 26 जिसके 4 फैक्टर है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 26, जो उसने इनडायरेक्ट वे में आपका दिया हुआ था। आई होप क्लियर है आपको। ठीक है, अब अगर मान लो m 26 नहीं है, तो यानी वो नंबर जो होगा m जो है वो 26 से बड़ा होना चाहिए। अब यार 26 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ
1 से तो कोई फर्क नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका फैक्टर्स बढ़ जाएंगे ना, यानी 52 आ जाएगा। 52 के तो ऑलरेडी आप देखो 26 भी हो गया, फैक्टर 2 भी हो गया, है ना, 13 भी हो रहा है मेरे पास। ठीक है, तो इसके मेरे पास टोटल जो फैक्टर हो जाएंगे वो 4 है। दैट मीन्स m का जो वैल्यू मुझे दिया हुआ था वो आपका कितना दिया हुआ था, 26। ठीक, तो गाइस यहाँ पर आप वैल्यूज एक बार लिखते रहो, है ना। तो m की जो वैल्यू आई थी दैट इज 6, और y की, सॉरी, m का वैल्यू आ गया मेरे पास 20। तो अब m का 20 नहीं आया, m का दैट इज 26। ठीक है, अब ये वाली टर्म भी आ गई मेरे पास, दैट इज 26 इंटू 2, दैट इज 52, 52 माइनस 7, 52 माइनस 7 और 2 चला गया 50, यानी 45, ये वाली टर्म भी मेरे पास आ गई। ठीक, तो अब नेक्स्ट आप आओ, नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज 11, 20 और ये 45 मेरे पास आ गया। ठीक, अब और क्या बोल रहे हैं वो आपसे, इसकी टर्म देखो, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी, थर्ड टर्म दोनों का क्या था, इक्वल था मेरे पास, दैट इज 20 और दैट इज 20। तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज 20 इक्वल टू 2a, एंड द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 10। ठीक, एक वैल्यू और निकल कर आ गई मेरे पास। ठीक है, तो इसका जो टर्म होगा, ये वाली जो टर्म हो जाएगी दैट इज 100 माइनस, यार बी नहीं पता अपने को, चलो ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये ए का वैल्यू आपके पास 10 आया है। अब आप देखो कि देखो इसका फर्स्ट टर्म है दैट इज जेड क्यूब प्लस 2, है ना, ये वाली जो टर्म आएगी ए स्क्वायर माइनस बी, है ना, तो 10 आया था, तो नेक्स्ट टर्म इसका दैट इज 100 माइनस बी हो जाएगा। ठीक, और फर्स्ट टर्म इसका क्या दिया हुआ है, जेड क्यूब प्लस 2। अब ये भी मुझे पता है ना कि जेड क्यूब प्लस 2 शुड बी लेस देन 11, क्लियर, जेड क्यूब प्लस 2 शुड बी लेस देन 11। अगर जेड को मैं 1 रखता हूँ, है ना, तो फर्स्ट टर्म मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 1 क्यूब प्लस 2, दैट इज 3। ठीक है, जेड को अगर आपने 2 रखा, दैट इज 2 क्यूब, 2 क्यूब 8, 8 प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा मेरे पास 10। और जेड को नेक्स्ट में 3 तो रख नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27। तो दो गाइस आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, आप देखो कि किससे क्या पैटर्न बन रहा है, या तो 3 आएगा या मेरे पास कितना आएगा, ये 10 आएगा। ठीक, आप देखो ये किसका स्क्वायर दिया हुआ है, डिफरेंस है, दैट इज 9, 9 मतलब 3 स्क्वायर, है ना, डायरेक्ट पता चल रहा है। 20 और 45 दैट इज 5 स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अगला 7 का होगा, है ना। अब 3, 5, 7 आपका ऑड नंबर स्क्वायर चल रहा है या प्राइम चल रहा है, वो यहाँ से मेरा पता चल जाएगा। देखो 3 है और 10 है, अगर मैं 3 रखता हूँ इसकी वैल्यू, ठीक है, तो 3 और 11 का जो डिफरेंस आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 8, 8 यानी ये किसी का स्क्वायर तो दिया नहीं हुआ। ठीक है, अगर देखो 3 अगर रखते हो तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 8 ना, 8 मतलब यानी 2 का क्यूब है, ये क्यूब टर्म है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। ठीक है, आप 10 रखो, तो 10 अगर आप रखोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज 1 स्क्वायर, है ना। नाउ आई गॉट द पैटर्न, दैट इज 1 स्क्वायर। अगर 10 रखने पे, तो अगर 10 रख रहा हूँ तो दैट इज 10 सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज 1 स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर। नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, दैट इज 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर यानी 45 में 49 आप ऐड कर दो, 9 5 14, 4 4 8 और 1। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन यानी ये जो मेरे पास टर्म आएगी दैट इज 94। अगर ये टर्म 94 है तो नेक्स्ट वाली जो टर्म आनी चाहिए दैट इज 9 स्क्वायर। 94 में 9 स्क्वायर यानी 81 आप ऐड कर दो, 81 ऐड करोगे दैट इज 4 प्लस 1 5, 8 8 16 17। तो नाउ आई गॉट द पैटर्न 175 मेरे पास बन रहा है। क्लियर गाइस, तो बहुत वेरिएबल थे इसके अंदर, है ना, बट जो भी इंफॉर्मेशन थी उससे हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक, और पैटर्न बना 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर यानी आपके ऑड नंबर्स के स्क्वायर। देखो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी ना, 100 माइनस बी, दैट इज 100 माइनस बी, आपको कितना दिया हुआ है, दैट इज 94। तो वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 6। b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। ठीक, ये आ गया b की वैल्यू आपके पास 6। m निकल गया था, z निकल गया, z इज 2, b का वैल्यू, a तो ऑलरेडी 10 था और b की वैल्यू आ गई 6। ठीक, इसका लास्ट टर्म कितना दिया हुआ आपको, बस दैट इज c स्क्वायर इंटू d।
ठीक है। अब सी स्क्वायर इंटू डी, सी और डी भी कुछ ना कुछ आपका दिया ही होगा। देखो लास्ट टर्म दैट इज 175 है ना, तो दैट इज सी स्क्वायर इंटू डी फॉर्म में है। आप 175 के फैक्टर्स करो, 25 सत्ते, हाँ सिंपल आ गया आपका, डायरेक्ट आ गया। दैट इज 25 इंटू 7, 25 मतलब दैट इज 5 स्क्वायर इंटू 7। ये इसी फॉर्म का दिया हुआ है ना, और सारे के सारे मेरे पास नेचुरल नंबर्स है ना, तो दैट इज 5 स्क्वायर इंटू 7। सो सी मेरे पास 5 हो जाएगा एंड डी मेरे पास क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो दैट इज सी 5 एंड डी क्या आ जाएगा आपके पास, 7। ठीक है, फर्स्ट सीरीज का अपना सारा काम हो गया। ठीक, अब आ जाओ आप सेकंड सीरीज में। सेकंड सीरीज में शायद मुझे इतना काम करना नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सारे आप वेरिएबल्स देखो जो भी मैंने कैलकुलेट किया था वो फर्स्ट सीरीज के सारे वेरिएबल्स में सेकंड में यूज करूंगा। ठीक, थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ ताकि अपना स्पेस हो जाए। इसको भी हटा दो यार, बस थोड़ा सा वैल्यूज ना बार बार कैलकुलेट ना करनी पड़े, है ना, बहुत सारी वैल्यूज है, ध्यान भी नहीं रहेगी। ठीक है, बस ये वैल्यूज वाला पार्ट में अभी रोक रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो सेकंड टर्म आप आ जाओ। सेकंड सीरीज का क्या पैटर्न दे रहा है वो आपका, दैट इज सी माइनस वन। देखो सी माइनस वन, सी का वैल्यू कितना था, सी दैट इज 5। इसका सी माइनस वन पहली टर्म आ जाएगी आपके पास 4, b प्लस टू, b दैट इज 6, दैट इज 6 प्लस 2 दैट इज 8। ठीक है, थर्ड टर्म दैट इज 2 है, दोनों का सेम था, दैट इज इक्वल टू 20। ठीक, तो यहीं से पैटर्न कुछ दिख रहा है, दैट इज 8 इंटू टू, यार 8 इंटू दैट इज 4 इंटू टू। ठीक है, नहीं है, चलो नेक्स्ट आप आ जाओ। ठीक है, तीन टर्म तो मेरे पास है, दैट इज डी इंटू टू। डी ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है, डी क्या है, दैट इज 7। 7 इंटू टू दैट इज 7 इंटू टू इंटू दैट इज 14 ई आ जाएगी। तो ये वाली टर्म मेरे पास 14 ई आ जाएगी। ई तो हमने अभी निकाला नहीं है यार, ई, ठीक है, हाँ ई का क्या है, इज द वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, that is k square minus 18k plus 56। 56 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, that is 56 दो फैक्टर यानी 8 सत्ते 56, 8 7 8 7 नहीं, that is 14 into 4। ठीक है, देखो फैक्टर्स नॉर्मल है ना, आसान नंबर है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो that is 14 into 4। अब e की मेरे पास दो वैल्यू आ गई, that is 14 या 4। अब देखो लास्ट टर्म इसका 176 से एक मेरे पास और एक और मेरे पास हुआ ना पॉइंट की आपकी टर्म सेकंड टर्म फर्स्ट से ज्यादा होगी, दैट मींस जो भी d इंटू टू ही आएगा दैट शुड बी लेस देन 176 बट ग्रेटर देन दिस वैल्यू, है ना। तो 14 ई था, आप खुद देखो अगर मैं ई को 14 रख देता हूँ तो ये वाली जो टर्म हो जाएगी मेरे पास, दैट इज 14 इंटू 14 दैट इज इक्वल टू 196। पॉसिबल ही नहीं है ना, तो 176 इज द मैक्सिमम टर्म, 176 से कम आनी चाहिए। तो ई का मेरे पास सेटिस्फाई हो गया, ई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी गाइस, 4 आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास निकल गई, दैट इज 14 4 द 56, दैट इज 56 और दैट इज 176। ठीक है, तो क्लियर हो गया, पैटर्न देख लो, साफ साफ दिख रहा है क्या है, दैट इज 8 इंटू टू प्लस 4 दैट इज 20, यस, and 20 into 3 minus 4 that is 56। okay, that is 56 into 4। 56 into 4 तो यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 176 तो नहीं आएगा। ओके ओके, दैट इज 4 into 8, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके ओके ओके, दैट इज 8 into guys, that is 8 into 2 plus 4, okay, that is 20। okay, that is 4 into 1.5 plus 2, है ना,
क्योंकि देखो 20 का 3 टाइम्स, यहाँ 56 का अगर मैं 4 टाइम्स कर रहा था ना तो बहुत ज्यादा आ रहा था, दैट मीन्स 50 का 3 यानी 150 3.5 टाइम्स के इक्वल था। तो यार ये तो थोड़ा सा फंसने वाला था, क्योंकि यहाँ से तो मुझे डायरेक्टली लग रहा था दैट इज 8 into 4 plus 4 20 into 3, ठीक है, बट 56 का 4 टाइम्स ज्यादा आ रहा है, दैट इज 8 into 2 सेटिस्फाई करो, 5 चौक दैट इज 6 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 8 आ रहा है, 8 into 2 plus 4 थोड़ा सा फंसने वाला था यार ये, है ना, 20 into 3 3 नहीं होना चाहिए फिर यार, 2.5 होना चाहिए, 25 दूनी 50 प्लस 6 आ गया यार 26 नहीं 56, 2.5 होगा, हाँ 1.5, हाँ 1.5 to 2.5 दैट इज ओके। अब अगला जो होना चाहिए मेरे पास क्या होना चाहिए, दैट इज 56 into 3, 3 प्लस 8 2 4 8 8 होना चाहिए, 5 3 15 150 होगा, 6 3 18 यानी 168, 168 और 8 8 16 दैट इज इक्वल टू 176, यस वी गॉट इट, ओके गाइस। तो ये पैटर्न था, ठीक है, देखने में तो मुझे लग रहा था यार कि 8 into 4 दैट इज 20 into 3, बट थोड़ा सा ध्यान से करना। देखो दोनों पैटर्न मुझे मिल गए हैं, ठीक है, सारे वेरिएबल्स मुझे मिल गए हैं, ठीक है, पहले इक्वेशन में देखो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन को जो मेरे को कराना था वो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, फैक्टर्स, ठीक है, दैट इज दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है, टोटल फैक्टर्स y टू y परफेक्ट नंबर एंड नंबर्स के एग्जैक्टली 4 फैक्टर है, तो उसको आप कैसे डील करो, हो सकता है वेरिएबल शायद मैंने थोड़े ज्यादा ऐड कर दी हो, दैट इज नॉट एन इशू, ठीक है, आपके एग्जाम में आते भी हैं ऐसा नहीं है, बट हो सकता है एक दो वेरिएबल थोड़ा सा ज्यादा हो गया हो, ठीक, बट कॉन्सेप्ट आप देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हम लोग ने टच किए। चलिए तो आप ध्यान रखिएगा, देखो बार बार स्लाइड पीछे पीछे करना पड़ेगा आपका नंबर्स के लिए, है ना, तो थोड़ा सा हो सकता है कंफर्टेबल ना लगे आपको, ठीक, सॉरी। चलिए तो नेक्स्ट आ जाओ, find the total number of factors of sixth element of series 2 minus 500, sixth element of series 2, sorry, sixth element of series 2 that is 176, 1 times 76 आपका sixth element है, ठीक है, और minus 500, ठीक है, sixth element of series 2 that is 176 minus 1 नेगेटिव आ रहा है ये तो यार, एक बार चेक करो, ठीक है, सिक्स्थ एलिमेंट कौन सा है यार, फिफ्थ है, ओहो, दैट इज 1 2 3 4 और यानी इससे नेक्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं सीरीज 2 का सिक्स्थ एलिमेंट, ओके, तो नेक्स्ट क्या आएगा, दैट इज 56 into 3 किया था, अब अगला जो आना चाहिए मेरे पास दैट इज 176 into 3.5 प्लस 10 मुझे दिया हुआ है, तो 176 का आप कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो आप देखो, दैट इज 7/2, ठीक है, दो दो यानी 8 टाइम्स हो गए, 2 8 16 और 2 8 16, 8 7 56 6 और 8 7 56 56 यानी 56 प्लस 5 616 तो ये हो गया, 10 और ऐड कर दो दैट इज 626, ठीक है, सिक्स टर्म आ गई इसकी, दैट इज सिक्स एलिमेंट दैट इज 626, एक बार और चेक कर लो यार कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, 176 का 7 2 8 8 2 16 16, ठीक है, 88 आ गया, और 56 6 8 56 5 6 दैट इज 6 दैट इज 616 प्लस 6, ओके गाइस, सो दिस इज योर सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ सीरीज 2, ठीक, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मांग रहे हैं, ठीक है, सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ सीरीज 2 दैट इज 626 minus 500, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है 126 के, ठीक है, 126 के फैक्टर स्प्लिट कर दो, इसको आधा किया दैट इज 3, तीन आधा नहीं 3 से तो जा ही रहा है, चलो 3 से ही कर लो, 3 चौक 12 4 यार आधा कर लो, 2 63 63 दैट इज 9 into 7, ठीक है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा, दैट इज 2 raised to the power 1, 9 मतलब कितना हो गया 3 का स्क्वायर, नेक्स्ट दैट इज 7 दैट इज 7 raised to 1, तो there is a total number of factors, total number of factors 2 raised power a that is 3 raised b and that is c raised 7 raised c, ठीक है, या 5 raised something, तो इस फॉर्म में होता है, ठीक है, वो तो आपको पता होगा यार अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, किसको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 2 into 3 जो पावर्स होती है दैट इज 1, इसमें +1 हम लोग कर देते हैं, ठीक है,
उसका मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है दैट इज 2 प्लस 1 और 7 की पावर 1 है दैट इज 1 प्लस। तो ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 2 3 दूनी 6 दूनी 12। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे 126 के दैट इज 12। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। If d minus b is the first term of a new series, follows same pattern as that of series 1. Okay, then find the difference between the fifth element of new series and fifth element of series 2. एक बार हमने मेहनत कर ली ना सारे वेरिएबल्स निकालने में, तो क्वेश्चन ना इसके शायद इतने अच्छे नहीं है। आई मीन अच्छे मतलब क्या है, वैल्यू पुट करना है एंड यू गेटिंग द आंसर। ठीक, तो d माइनस बी, पहले d माइनस बी देखो सीरीज 1 का, d माइनस बी is the first term that is d7 minus b that is equal to 6। ठीक है, और d minus यानी फर्स्ट टर्म आ गया इसका that is 7 minus 6 that is 7 minus 6 एक नई सीरीज जिसकी पहली टर्म आपको 1 दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, सेम पैटर्न है। तो पहली का that is 1 square ऐड किया that is 2, 3 स्क्वायर 9 और 2 कितना हो गया 11। ठीक है, और दैट इज 5 स्क्वायर 25 प्लस 11 36। यार प्लस कर रहे हैं तो अच्छा, देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है ना। आप पहली और फिर उसका फिफ्थ टर्म का उसका डिफरेंस देख लो। क्यों, क्योंकि देखो ये सीरीज मल्टीप्लिकेशन की तो है नहीं ना, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो सीरीज मल्टीप्लिकेशन की तो है नहीं, मैं ऐड ही कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरे पास पहली सीरीज थी उसकी जो फर्स्ट टर्म थी दैट इज 10, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना है 1, तो हर टर्म में 9 का डिफरेंस ही आपके पास होता चला जाएगा। तो डायरेक्टली आप करना चाहे तो कर सकते थे है ना, क्योंकि सीरीज जो है एडिशन वाली है। 1 2 3 4 और 5, फिफ्थ टर्म इसकी 94 है, 94 में से 9 गया तो इसकी भी जो नई सीरीज है उसकी टर्म जो आएगी फिर दैट इज 85। एक बार कर लो है ना, दैट इज 1 1 स्क्वायर दैट इज 2, 3 का स्क्वायर ना और दो 11 दैट इज 25, 25 11 36। अगला आएगा 7 स्क्वायर दैट इज 49 ऐड किया, 36 में 50 ऐड करता हूँ 86 आता है 85 आ रहा है। ठीक है, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, ये जो सीरीज का पैटर्न है ना, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है तो दैट मींस कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ रहा है जब रेशियोज बदल रही है। आई मीन मल्टीप्लाई अगर मैं करता समथिंग ऐड करता, इसका मतलब जो पहली टर्म में यानी 1 में और जो मेन सीरीज है मेरी 1 उसमें जो डिफरेंस है 9 का, हर टर्म में मेरा डिफरेंस 9 का ही रहेगा, क्योंकि मैं वही सेम टर्म क्या कर रहा हूँ, सेम टर्म ऐड कर रहा हूँ। तो जो भी इसकी फिफ्थ टर्म थी सीरीज 1 की है ना, तो उसमें से आप 9 सब्ट्रैक्ट कर दो। फिफ्थ टर्म इसकी कितनी 1 2 3 4 5 दैट इज 94, 94 में आप डायरेक्ट 9 सब्ट्रैक्ट कर देते तो वही मेरे पास कितना आ जाता 85। 85 इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द न्यू सीरीज whose first term is 1। तो आप ऐड भी करके कर लो तब भी कोई इश्यू नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन यू क्या चीज आपके ऑन द स्पॉट क्लिक करती है वो मैटर करता है। ठीक है, तो क्या मांग रहा था यार, पहले ये तो देख लो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ न्यू सीरीज दैट इज फिफ्थ एलिमेंट ऑफ न्यू सीरीज दैट इज 85 एंड द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द सीरीज 2, फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द सीरीज 2। फिफ्थ एलिमेंट ऑफ सीरीज 2 1 2 3 4 और 5 176। ठीक है, 176 और 85 में आपसे डिफरेंस मांग रहा है, 176 और 85 का डिफरेंस। 85 यानी 100 कर लो इसको, 15 तो ये हो गया, 76 इधर से हो गया, तो दैट इज 91 शुड बी योर डिफरेंस। ठीक है गाइस, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट आप आ जाओ, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। हो सारी वैल्यूज वापस चाहिए, दैट इज ECB इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन द सेम ऑर्डर। ओके लेट मी चेक द वैल्यूज E C और B, यानी कि दैट इज E C और B, E C and B, where is E is 4, E C that is 5 4 5 and B
where is B? E that is 4, C 5, B 6. ठीक है यार, आपका एपी में आ रहा है 4 5 एंड 6, ई सी और बी। ऑर्डर भी यही है आपका ई सी और बी, दैट इज 4 5 एंड 6। वो पूछ रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, हाँ जी बिल्कुल है। पहली इक्वेशन आपकी या पहली स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, ट्रू हो जाएगी। y इक्वल टू बी हो, बार बार वैल्यूज देखना पड़ेगा यार, y इक्वल टू बी। वैल्यू ऑफ y दैट इज 6, वैल्यू ऑफ b दैट इज 6, हाँ जी ये भी ट्रू है। y इक्वल टू b आ रहा है, दोनों वैल्यू आपकी इक्वल आ रही है, दैट इज 6 इज इक्वल टू 6। when the sixth element of series 1 that is divided by m, the remainder is 4a. Again I just to check the values of the variables, okay। ए तो याद है मुझे 20 इक्वल टू 2 था, ए की वैल्यू 10 है, यानी 40 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। रिमाइंडर इज 40, किसको क्या डिवाइड कर रहे हैं, सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ सीरीज 1 और m को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ सीरीज 1 देखो पहले और m की वैल्यू देखो। सिक्स्थ एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सिक्स्थ एलिमेंट सी स्क्वायर इंटू डी, ये क्या आ रहा था यार, सिक्स्थ एलिमेंट m का वैल्यू कितना है, दैट इज 26, ठीक। सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ सीरीज 1 दैट इज 176, ठीक है। और आप इसको किससे डिवाइड कर रहे हो, डिवाइडेड बाय m, m की वैल्यू आपके पास 26 है, तो 26 का कौन सा मल्टीपल जाएगा, दैट इज 5, 5 से तो ज्यादा ही होगा। 26 का 6 टाइम अगर देखो 6 6 36, 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13 14 15, ठीक है। 156 आ रहा है और 176 से मुझे ये ले रहा है, ठीक है। लेट मी चेक अगेन, ठीक है। सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ सीरीज वन दैट इज 176, ओके। द वैल्यू ऑफ m इज 26, 26 का आधा करता हूँ ना तो दैट इज 130 होता है, उसमें 26 और ऐड कर दो 156, अगर इसमें 26 और ऐड करता हूँ तो ज्यादा ही आएगा, है ना, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो दैट इज 26 इंटू 6, है ना, और जो रिमाइंडर आना चाहिए दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है। रिमाइंडर 20 बट ए का वैल्यू वो बोल रहा है रिमाइंडर आपका 40 है, ठीक है गाइस। तो 4 इंटू ए दैट इज 40। लेट मी चेक अगेन, थोड़ा सा गलती ना हो जाए यार, नंबर्स का ऐसे ही है मेरा ना। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 10 थी ना, हाँ। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो रिमाइंडर इज नॉट 4a, रिमाइंडर इज नॉट 40, द रिमाइंडर इज 20। So this is your incorrect statement. 1 and 2 are correct. So answer of this question is first and second only. That is option number A. ठीक है guys. तो दोनों सेट ठीक थे, है ना। पहला थोड़ा सा कंपैटिबली लेस कैलकुलेटिव समझ लो या कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो आई होप आपको समस्या नहीं आई होगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि एक्सप्लेनेशन में कुछ भी, अगर आपको फिर भी एक्सप्लेन या वीडियो देखने के बाद भी अगर आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो गाइस जस्ट पिंग मी, कमेंट करिए आप, ठीक है। तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस। और प्लीज आप इसको वीडियो को जो भी स्टूडेंट्स है ना सीरियसली प्रिपेयर करें मेंस के लिए, आप उसके साथ शेयर करिए इसको, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो गाइस।